अगर मैं कहूं कि हमने पिछले पूरे 10 साल के डेटा में से 5 ऐसे म्यूचुअल फंड्स छांटे हैं जो लगातार डिफरेंट मार्केट साइकिल्स में भी इन्वेस्टर्स के लिए कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते आए हैं, तो आप क्या बोलोगे? लेकिन ये वीडियो टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स वाली लिस्ट नहीं है। हम सिर्फ नाम यहाँ नहीं बताने वाले हैं, हम डिकोड करेंगे कि इन फंड्स में ऐसा क्या कॉमन था जिस वजह से ये 10 साल तक कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स बने रहे, ताकि कल को नए फंड्स एनालाइज करते वक्त भी आप ये फ्रेमवर्क यूज कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं विद योर होस्ट स्वाति। लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो शुरू करने से पहले बस एक चीज समझ लो कि अगर किसी इन्वेस्टर ने एग्जैक्टली 10 साल पहले 10,000 की मंथली एसआईपी शुरू की होती तो आज तक उसने टोटल 12 लाख इन्वेस्ट किए होते। करेक्ट? पूरी वीडियो में हम इसी इन्वेस्टर का एग्जांपल यूज करेंगे ताकि हर रिटर्न का एक्चुअल इंपैक्ट उसके कॉर्पस पर देख सके। तो ये याद रखना। अब दोस्तों, सबसे पहले हमने पिछले 10 सालों का डेटा एनालाइज करके 5 एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड शॉर्टलिस्ट किए जिन्होंने डिफरेंट मार्केट साइकिल्स में भी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस दिखाई। ये शॉर्टलिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब एक चीज आपको शायद यहाँ सरप्राइज करेगी, इन 5 फंड में से एक भी लार्ज कैप फंड है ही नहीं। इस शॉर्टलिस्ट में सिर्फ 3 मिड कैप और 2 स्मॉल कैप फंड्स हैं, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। लार्ज कैप कंपनीज जनरली ज्यादा स्टेबल होती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का बड़ा हिस्सा अक्सर मिड और स्मॉल कैप कंपनी से आता है, क्योंकि ये कंपनीज अभी भी अपनी ग्रोथ जर्नी में होती हैं। मिड कैप कंपनीज का बिजनेस काफी हद तक एस्टैब्लिश हो चुका होता है, लेकिन ग्रोथ की काफी पोटेंशियल बाकी होती है। वहीं स्मॉल कैप कंपनीज और भी अर्ली स्टेज पर होती हैं। अगर एग्जीक्यूशन अच्छा हो तो ये बहुत तेजी से ग्रो कर सकती हैं, लेकिन ध्यान रहे वॉलेटिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होती है। ये शॉर्टलिस्टेड फंड से हमें और एक बात क्लियर हो गई, आज की वीडियो में हम सिर्फ 5 फंड्स कंपेयर नहीं कर रहे, बल्कि लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के 2 अलग अप्रोचेस कंपेयर कर रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना है, क्या स्मॉल कैप्स की हायर ग्रोथ पोटेंशियल ने बेटर कंसिस्टेंसी दी या मिड कैप्स ने क्वाइटली ज्यादा प्रेडिक्टेबल वेल्थ क्रिएट की? चलिए देखते हैं। तो हम इन 5 फंड्स को AUM, एक्सपेंस रेशियो, रिटर्न्स, रोलिंग रिटर्न्स, रिस्क और कई इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स पर कंपेयर करेंगे और देखेंगे इनमें ऐसी कौन सी कॉमन क्वालिटीज थी जिस वजह से ये एक डेकेड तक कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स बने रहे। सबसे पहला मेट्रिक है AUM, मतलब इन्वेस्टर्स ने किसी म्यूचुअल फंड को टोटल कितना पैसा मैनेज करने के लिए दिया है। पिछले कुछ सालों में इंडियंस का म्यूचुअल फंड पर ट्रस्ट काफी बढ़ा है। मंथली SIP इनफ्लोज 31,000 करोड़ के पार पहुंच चुके हैं और पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का AUM 82 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है। अब सवाल यह है, इतना पैसा गया कहां? इसका जवाब AUM देता है। हमारे शॉर्टलिस्टेड 5 फंड्स मिलकर लगभग 1.85 लाख करोड़ मैनेज करते हैं, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ 2 स्मॉल कैप फंड्स ही 1.06 लाख करोड़ मैनेज करते हैं। इनमें निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का AUM 74,604 करोड़ है, जबकि कॉर्न स्मॉल कैप का 32,739 करोड़। वहीं 3 मिड कैप फंड्स का कंबाइंड AUM लगभग 78,000 करोड़ है, जहां निपॉन का है 47,415 करोड़, एडलवाइस का 16,869 और इन्वेस्को का 13,790 करोड़। ये सिर्फ साइज का डिफरेंस नहीं दिखाता, ये बताता है कि इन्वेस्टर्स ने हायर ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन में स्मॉल कैप फंड्स में ज्यादा पैसा एलोकेट किया है, डिस्पाइट उनकी हायर वॉलिटिलिटी। लेकिन बड़ा AUM सिर्फ एडवांटेज नहीं, एक चैलेंज भी है। सोचिए, 75,000 करोड़ का स्मॉल कैप फंड मैनेज करना और 12 से 15,000 करोड़ का फंड मैनेज करना, दोनों एक जैसा नहीं होता। रीजन है लिक्विडिटी। स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स कंपैरेटिवली कम लिक्विड होते हैं, इसलिए फंड जितना बड़ा होता है उतना ही मुश्किल हो जाता है नए स्टॉक्स में मीनिंगफुल पोजीशन बनाना बिना उनके प्राइसेस को इंपैक्ट किए। इसी वजह से निपॉन और भी इंटरेस्टिंग बन जाता है। इतना बड़ा कॉर्पस मैनेज करने के बाद भी फंड ने लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी। वहीं कॉर्न कंपैरेटिवली छोटा कॉर्पस होने की वजह से अपॉर्चुनिटीज में जल्दी एंट्री और एग्जिट कर सकता है। मिड कैप्स में भी लिक्विडिटी चैलेंज होता है, लेकिन स्मॉल कैप के कंपैरिजन में कम। और शायद इसी बात की वैल्यू और बढ़ जाती है कि साइज अलग होने के बावजूद ये 5 फंड्स एक डेकेड तक कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहे। अब सवाल यह है कि क्या इस कंसिस्टेंसी के लिए इन्वेस्टर्स को ज्यादा कॉस्ट भी देना पड़ा? इसके लिए देखते हैं एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो यानी फंड मैनेज करने के लिए AMC आपसे हर साल कितना चार्ज करती है। इंटरेस्टिंग बात यह है, इन 5 फंड का एक्सपेंस रेशियो काफी क्लोज है। स्मॉल कैप फंड्स में ये 0.54% से 0.81% के बीच है, जबकि मिड कैप में 0.48% से 0.62% के रेंज में है। एडलवाइस और इन्वेस्को मिड कैप दोनों ही 0.50% से नीचे हैं, और लिस्ट में सबसे ज्यादा भी कॉर्न स्मॉल कैप सिर्फ 0.81% चार्ज करता है। अब सवाल है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि रिटर्न्स मार्केट डिसाइड करता है, लेकिन एक्सपेंस रेशियो उन कुछ चीजों में से एक है जो आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले ही जानते हो। अगर 2 फंड सिमिलर रिटर्न्स दे रहे हैं, लेकिन एक कंसिस्टेंटली ज्यादा फीस चार्ज करता है, तो उस फंड को उस एक्स्ट्रा कॉस्ट को जस्टिफाई भी करना होगा। और इन 5 फंड को देखकर एक बात क्लियर होती है, चाहे इनका साइज अलग हो, कैटेगरी अलग हो, इन्वेस्टमेंट स्टाइल अलग हो, इनकी कंसिस्टेंसी
किसी हाई फीस की वजह से नहीं, बल्कि डिसिप्लिन पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, स्टॉक सिलेक्शन और एक रिपीटेबल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस की वजह से बनी है। लेकिन लास्ट में सवाल यही आता है कि आखिर इन्वेस्टर्स को मिला क्या। इसके लिए हम देखते हैं रिटर्न। स्मॉल कैप कैटेगरी ने 10 सालों में लगभग 19.8% से 20.8% का CAGR दिया, जबकि मिड कैप ने 18.4 से 18.6% के बीच। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर कैटेगरी के अंदर रिटर्न्स का डिफरेंस बहुत ही कम था। दोनों स्मॉल कैप फंड के बीच 1% से भी कम का गैप था और तीनों मिड कैप के बीच 0.2% का। अब इन परसेंटेज को एक्चुअल पैसों में कन्वर्ट करते हैं। याद है हमारा 10,000 मंथली SIP वाला इन्वेस्टर जिसने 10 सालों में 12 लाख इन्वेस्ट किए थे। अगर उसने निपॉन स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया होता तो उसका कॉर्पस आज 40 लाख का होता। कॉर्न स्मॉल कैप में 37.7 लाख होता। वही मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्को से 34.96 लाख, निपॉन से 34.78 लाख और एडलवाइस से 34.47 लाख बनते। यानी हर फंड ने 12 लाख को लगभग 35 से 40 लाख तक पहुंचा दिया। हाँ, स्मॉल कैप फंड्स ने हायर कॉर्पस क्रिएट किया, लेकिन डिफरेंस शायद उतना बड़ा नहीं था जितना नंबर्स देखकर लगता है। हाईएस्ट और लोएस्ट कॉर्पस के बीच सिर्फ 5.7 लाख का गैप था और इसके पीछे रीजन था सिर्फ 2.38% का एनुअल रिटर्न डिफरेंस। बेस्ट परफॉर्मिंग फंड ने 20.77% CAGR दिया, जबकि लोएस्ट ने 18.39%। सिर्फ 2.38% का एनुअल डिफरेंस और 10 सालों में वही 5-6 लाख का एक्स्ट्रा वेल्थ क्रिएट कर गया। यही कंपाउंडिंग की पावर है। अब यहां तक देखकर शायद आप बोलोगे तो स्मॉल कैप फंड्स ही विनर है, लेकिन यही वो जगह है जहां ज्यादा इन्वेस्टर्स एनालाइज करना बंद कर देते हैं, क्योंकि फाइनल कॉर्पस सिर्फ ये बताता है कि 10 साल बाद कितना पैसा बना। ये नहीं बताता कि अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट 2018 करेक्शन से पहले या कोविड क्रैश से जस्ट पहले शुरू की होती तब भी रिजल्ट इतना ही स्ट्रॉन्ग आता या नहीं। अगर ये फंड सच में कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स हैं तो इन्हें सिर्फ एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट पर नहीं, अलग अलग मार्केट साइकिल्स में भी इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड करना चाहिए। और इसी सवाल का जवाब देता है हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक, रोलिंग रिटर्न्स। ये है सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक। याद है हमारा 10,000 का SIP वाला इन्वेस्टर, उसका फाइनल कॉर्पस तो हमने देख लिया, लेकिन एक प्रॉब्लम है। रियल लाइफ में किसी को भी परफेक्ट एंट्री डेट चूज करने का ऑप्शन नहीं मिलता। किसी ने 2018 करेक्शन से पहले SIP शुरू की होगी, किसी ने कोविड क्रैश से जस्ट पहले और किसी ने मार्केट रैली के बाद। तो असली सवाल यह है, क्या ये फंड सिर्फ लकी इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे थे या लगभग हर उस इन्वेस्टर के लिए जो लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहे? और इसी सवाल का जवाब देता है रोलिंग रिटर्न्स। एक ही 10 ईयर पीरियड देखने के बजाय रोलिंग रिटर्न्स उसी 10 साल की जर्नी को हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट से कैलकुलेट करता है, ताकि पता चले कि फंड हर मार्केट साइकिल में कितना कंसिस्टेंट था। यहीं से इन 5 फंड्स के बीच असली डिफरेंस दिखना शुरू होता है। शुरू करते हैं स्मॉल कैप फंड से। सबसे पहले बात करते हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की। इसका एवरेज 10 ईयर रोलिंग रिटर्न 23.37% रहा, लेकिन सिर्फ एवरेज देखना काफी नहीं है। 62% से ज्यादा ऑब्जर्वेशंस में इस फंड ने 20% से ऊपर एनुअल रिटर्न्स दिए और लगभग 1/3 ऑब्जर्वेशंस में रिटर्न्स 30% से भी ऊपर रहे। यानी स्ट्रॉन्ग रिटर्न सिर्फ कुछ लकी इन्वेस्टर्स तक लिमिटेड नहीं थे। चाहे एंट्री करेक्शन से पहले हुई हो या रैली के बाद, 20% से ज्यादा एनुअलाइज्ड रिटर्न्स मिलने के चांसेस काफी हाई रहे। और यही इस डिस्ट्रीब्यूशन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ये फंड सिर्फ एक बुल मार्केट के भरोसे नहीं चला, बल्कि अलग अलग मार्केट साइकिल्स में भी कंसिस्टेंटली अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करता रहा। और एक इंटरेस्टिंग बात, सिर्फ 6.15% रोलिंग रिटर्न पीरियड्स नेगेटिव रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि फंड कभी गिरा ही नहीं। स्मॉल कैप्स तो मार्केट गिरने पर गिरते ही हैं, लेकिन फंड हर बार इतना रिकवर हुआ कि 10 साल के बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट पीरियड्स लॉस पर खत्म हुए। दोस्तों, ये रेजिलियंस दिखाता है। अब कंपेयर करते हैं कॉर्न स्मॉल कैप से। यहाँ अपसाइड और भी ज्यादा इंप्रेसिव है। इसका हाईएस्ट रोलिंग रिटर्न 69.13% था, जो हमारी पूरी लिस्ट में सबसे ज्यादा है। यानी जब स्मॉल कैप रैली आई, कॉर्न ने उस रैली का सबसे बड़ा बेनिफिट उठाया। इसी वजह से इसके भी 30% से ज्यादा ऑब्जर्वेशन 30% एनुअल रिटर्न्स के ऊपर रहे। अब नेचुरली लगेगा कि ये तो बेटर फंड हुआ, लेकिन यही स्टोरी ट्विस्ट होती है। नेगेटिव रोलिंग रिटर्न पीरियड्स 13.5% तक पहुंच जाते हैं, यानी निपॉन से डबल से भी ज्यादा। और लगभग 37% ऑब्जर्वेशन सिर्फ 0 to 10% रिटर्न बकेट में आते हैं। इसका मतलब रिजल्ट काफी हद तक इस बात पर डिपेंड करने लगता है कि इन्वेस्टर ने एंट्री कब ली। अच्छे मार्केट में कॉर्न ने आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स दिए, लेकिन अगर टाइमिंग फेवर में नहीं थी तो लॉन्ग टर्म आउटकम काफी चेंज हो गया। और यही डिफरेंस होता है एक हाई रिटर्न फंड और एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर में। अब चलते हैं मिड कैप फंड्स की तरफ। सबसे पहले इन्वेस्को इंडिया मिड कैप। इसका एवरेज रोलिंग रिटर्न 17.92% है। पहली नजर में स्मॉल कैप से कम लग सकता है, लेकिन असली स्टोरी एवरेज के पीछे छुपी है। सिर्फ 2.1% रोलिंग रिटर्न पीरियड्स नेगेटिव रहे, जो हमारे पूरे कंपैरिजन में सबसे कम है। साथ ही लगभग 75% ऑब्जर्वेशंस 10 से 30% रिटर्न रेंज में आते हैं। यानी अगर आपने 6 महीने पहले या बाद में इन्वेस्टमेंट शुरू की होती, आपके फाइनल आउटकम में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता। ये प्रेडिक्टेबिलिटी इन्वेस्टर्स के लिए काफी वैल्यूएबल होती है। अब देखते हैं निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप।
इसका एवरेज रोलिंग रिटर्न 17.7% रहा और सिर्फ 4.7% ऑब्जर्वेशंस नेगेटिव थे। साथ ही 69% ऑब्जर्वेशंस 10 से 30% रिटर्न रेंज में रहे, यानी ये फंड भी डिफरेंट मार्केट साइकिल्स में काफी कंसिस्टेंट रहा। अब बात करते हैं एडलवाइज मिड कैप की। इंटरेस्टिंग बात यह है कि AUM सबसे छोटा होने के बावजूद मिड कैप कैटेगरी में सबसे हाईएस्ट एवरेज रोलिंग रिटर्न 18.91% इसी फंड का था। नेगेटिव ऑब्जर्वेशन सिर्फ 4.36% थे और लगभग 50% ऑब्जर्वेशन 20% से ऊपर रहे। इतना ही नहीं, 15% ऑब्जर्वेशन ने 30% से भी ज्यादा एनुअल रिटर्न्स जनरेट किए, यानी एडलवाइज ने मिड कैप की स्टेबिलिटी को काफी हद तक मेंटेन रखते हुए राइजिंग मार्केट्स का भी अच्छा बेनिफिट लिया। अब अगर एक स्टेप पीछे होके पांचों फंड्स को देखें, पिक्चर काफी क्लियर हो जाती है। स्मॉल कैप फंड्स ने हायर अपसाइड दिया, इनके 33% ऑब्जर्वेशंस 30% एनुअल रिटर्न से ऊपर रहे, लेकिन इसके साथ रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन भी ज्यादा स्प्रेड आउट था और डाउनसाइड का रिस्क भी कंपैरेटिवली ज्यादा था। दूसरी तरफ मिड कैप फंड्स ने एक्सप्लोसिव रिटर्न शायद कम दिए, लेकिन उन्होंने बार बार एक प्रेडिक्टेबल रेंज में रिटर्न्स डिलीवर किए। एक कैटेगरी हायर अपसाइड चेस करती है, दूसरी कैटेगरी कंसिस्टेंसी और प्रेडिक्टेबिलिटी। और सच ये है कि दोनों में से कोई भी अप्रोच सही या गलत नहीं है, बस दोनों अलग तरह के इन्वेस्टर्स के लिए बने हैं। अब तक हमने देखा कि स्मॉल कैप फंड्स ने हायर रिटर्न्स दिए, जबकि मिड कैप फंड्स ने ज्यादा कंसिस्टेंट और बैलेंस जर्नी दी। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या सिर्फ ज्यादा रिटर्न देना ही बेटर है, या फिर ये देखना भी जरूरी है कि वो रिटर्न कितना रिस्क लेकर कमाए गए। इसीलिए अब हम दो मैट्रिक्स देखेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन और शार्प रेशियो। मान लीजिए दो इन्वेस्टर्स हैं, दोनों ने 20% रिटर्न्स कमाए, लेकिन पहले इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में बार बार 30-40% के बड़े स्विंग्स आए, जबकि दूसरे के रिटर्न्स काफी स्टेबल रहे। दोनों का फाइनल रिटर्न सेम हो सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होगा, और इसी वॉलेटिलिटी को मेजर करता है स्टैंडर्ड डिविएशन। सिंपल लैंग्वेज में ये बताता है कि फंड के रिटर्न्स अपने एवरेज के अराउंड कितना ऊपर नीचे हुए। जितना ज्यादा स्टैंडर्ड डिविएशन, उतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी। अब डेटा देखते हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी में कॉर्न स्मॉल कैप का स्टैंडर्ड डिविएशन 22.19 है और निप्पॉन का 21.56। वहीं मिड कैप फंड्स कंपैरेटिवली स्टेबल नजर आते हैं। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 18.68, निप्पॉन 19.11 और एडलवाइज 19.13, यानी मिड कैप फंड्स में रिटर्न फ्लक्चुएशंस ओवरऑल कम रहे, और हिस्ट्री भी इस बात को सपोर्ट करती है। 2018 करेक्शन में निफ्टी स्मॉल कैप 100 लगभग 32% गिरा था, जबकि निफ्टी 50 उस पीरियड में अराउंड 4% पॉजिटिव था। कोविड क्रैश में भी स्मॉल कैप्स ने लार्जर ड्रॉडाउन्स देखे थे बिफोर रिकवरिंग स्ट्रांगली, यानी हायर वॉलेटिलिटी स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग का नेचुरल हिस्सा है। लेकिन सिर्फ रिस्क देखना भी इनफ नहीं है, सवाल यह है कि उस रिस्क का रिवॉर्ड कितना मिला, और इसी का जवाब देता है शार्प रेशियो। एक सिंपल एग्जांपल सोचिए, दिल्ली से जयपुर जाने के लिए दो ड्राइवर्स निकले। एक ड्राइवर पूरे रास्ते अग्रेसिवली एक्सेलरेट और ब्रेक करता रहा और 10 मिनट पहले पहुंच गया। दूसरा ड्राइवर थोड़ा बाद में पहुंचा, लेकिन पूरा सफर स्मूथ और कंट्रोल रहा। दोनों डेस्टिनेशन तक पहुंच गए। अब असली सवाल, किसने अपनी जर्नी ज्यादा एफिशिएंटली कंप्लीट की? इन्वेस्टिंग में इसी एफिशिएंसी को मेजर करता है शार्प रेशियो। ये बताता है कि हर यूनिट ऑफ रिस्क के बदले फंड ने कितना रिटर्न जनरेट किया। हमारे लिस्ट में हाईएस्ट शार्प रेशियो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप का है 0.79। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एब्सोल्यूट रिटर्न स्मॉल कैप फंड से थोड़े कम थे, लेकिन हर यूनिट ऑफ रिस्क के हिसाब से इन्वेस्को ने सबसे एफिशिएंट परफॉर्मेंस दी। अगर पूरी लिस्ट कंपेयर करें तो सभी फंड्स 0.72 to 0.79 के काफी नैरो रेंज में हैं। यानी कैटेगरी, साइज और रिटर्न्स अलग होने के बाद भी रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस सरप्राइजिंगली सिमिलर रहे। मतलब स्मॉल कैप फंड्स ने हायर रिटर्न्स दिए, लेकिन हायर वॉलेटिलिटी के साथ। मिड कैप फंड्स ने थोड़े लोअर रिटर्न्स दिए, लेकिन कंपैरेटिवली स्मूदर जर्नी के साथ। और जब रिटर्न और रिस्क दोनों को एक साथ देखते हैं तो दोनों कैटेगरीज के बीच का गैप काफी हद तक नैरो हो जाता है। इसलिए इन्वेस्टिंग में सिर्फ रिटर्न देखना काफी नहीं होता। रिटर्न कहानी का अधूरा हिस्सा बताता है, रिस्क दूसरा आधा। और शार्प रेशियो दोनों को कंबाइन करके हमें पूरी पिक्चर दिखाता है। तो दोस्तों, आज के एनालिसिस से हमें असली लेसन क्या मिला? ये 5 फंड सिर्फ इसलिए स्टैंड आउट नहीं थे क्योंकि इन्होंने हायर रिटर्न्स दिए। ये इसलिए स्टैंड आउट किए क्योंकि इन्होंने अलग अलग मार्केट साइकिल्स में भी कंसिस्टेंटली कंपाउंडिंग कंटिन्यू रखी, और वो भी कंट्रोल्ड रिस्क के साथ। एक और इंपॉर्टेंट बात, 10 साल बाद शायद ये एग्जैक्ट लिस्ट सेम ना रहे। फंड मैनेजर्स बदलेंगे, मार्केट लीडर्स बदलेंगे और नए विनर्स भी आएंगे। लेकिन आज हमने जो फ्रेमवर्क यूज किया, AUM, एक्सपेंस रेशियो, रोलिंग रिटर्न्स, वॉलेटिलिटी और शार्प रेशियो, वो फ्रेमवर्क रेलेवेंट रहेगा। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब आप कोई म्यूचुअल फंड इवैल्यूएट करें, सिर्फ हाईएस्ट CAGR मत देखना। ये देखना कि क्या फंड ने इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट अर्न किया, क्या उसने डिफरेंट एंट्री पॉइंट्स पर भी कंसिस्टेंसी दिखाई, और क्या वो रिटर्न्स अननेसेसरी रिस्क लिए बिना आए हैं। क्योंकि लॉन्ग टर्म वेल्थ हर साल का नंबर 1 फंड पकड़ने से नहीं बनता। वेल्थ बनती है उन फंड्स के साथ इन्वेस्टेड रहने से जो मार्केट के हर फेज में बार बार अपनी कंसिस्टेंसी प्रूव करते रहते हैं। और अब आप बताइए, इन 5 में से आपको कौन सा फंड सबसे बैलेंस्ड कंपाउंडर लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।
Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.